प्रणाम, मेरा नाम कौटिल्य पंडित है। आशा है कि मेरी आवाज़ आप सभी तक ठीक ठाक पहुंच रही हो, ताकि आज हम थोड़ी सी बातचीत करें और मैं जो भी इस तरफ से आपके पास पहुंचूं वो आपके पास पहुंच जाए। बस इतनी सी आशा है। चलिए शुरू करते हैं। एक कविता है, उससे मैं शुरू करूंगा। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्षण क्षिप्त कर वेद प्रखर, प्रतिशेय संवरण शील लील नव गर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध मृत्यु की विषमूह। विच्छुरित भई राजीव नयन हतलक्ष्यमाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन अभियान। राघव रावण वारण गत्युग्म प्रहर, उद्धत लंकापति मर्दित कपिधर बल विस्तर। अन्येष राम दिव्य शरभंग भाव, बद्धांग बद्ध को दंड मुष्टि कर श्राव। देखिए, ये जो कविता है ये माँ हिंदी के महानतम उपासक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कालजयी रचना राम की शक्ति पूजा का प्रारंभिक अंश है। अब ये कविता बंगाली रामायण जो कि कृतवास ओझा जी की लिखी हुई है उस पर आधारित है। ये कविता खास क्यों है, इसका प्रारंभिक अंश खास क्यों है, उस पर गौर कीजिए। ये कहानी है रामायण के युद्ध के दौरान की, जब भारत के नायक भगवान श्री राम लंका के मुहाने पर खड़े हैं। युद्ध आरंभ हो चुका है। राम सदैव स्थित प्रज्ञ रहने वाले व्यक्ति हैं, वो आज असमंजस में हैं। जो हमेशा स्थित प्रज्ञ रहते थे, जो हमेशा खुशी में ही दिखते थे, आज कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। क्या दिक्कत है? लोग राम जी के पास जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तब इस पूरी कविता का आगे विवरण आता है। बात पता चलती है कि भगवान श्री राम देख रहे हैं कि राम जो कि हर चीज में निपुण है, जिनके पास बड़े से बड़ी शक्ति है, बड़े से बड़े अस्त्र हैं, जिनके साथ स्वयं धर्म है जो सही नहीं है, आज कुछ गलत हुआ। आज के युद्ध काल में ऐसा हुआ कि जब युद्ध चल रहा था तो राक्षसों का पलड़ा भारी था, और पलड़ा ऐसा भारी था कि प्रभु श्री राम जी को लग रहा था कि यहाँ पर रावण नहीं लड़ रहा है, यहाँ पर लंका के राक्षस नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पर राक्षसों के साथ स्वयं शक्ति लड़ रही है। आप सभी से मेरी आशा है कि आप सभी थोड़ी सी देर ध्यान से सुनेंगे। क्यों? क्योंकि बात थोड़ी गंभीर है, बात थोड़ी ज़रूरी है। और मैं आज कुछ सोच के आया हूँ कि आपको एक दो चीज़ें जो मेरे को पता है अच्छी सी, जो मैंने पढ़ी हैं, लिखी हैं, देखी हैं, उनको आपके साथ साझा करूँ। तो बात यह है कि राम जी को पता चल गया और उनको लग रहा है कि शक्ति उनकी तरफ नहीं है, शक्ति धर्म के साथ में खड़ी हुई है। फिर राम जी फैसला करते हैं कि वो शक्ति की आराधना करेंगे। प्रभु श्री राम फैसला करते हैं कि वो देवी की पूजा करेंगे, वे शक्ति का मंथन करेंगे। और फिर आने वाले 9 दिनों तक प्रभु श्री राम एकाग्रचित्त होकर एक आसन पर बैठकर, एक बड़े शिल्प पर बैठकर आराम से शक्ति की आराधना करते हैं। देखिए, बात काफी अलग सी है। राम हर तरीके से हमारे भारतवर्ष के महानतम उदाहरणों में से एक, जब उनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्हें विजय की प्राप्ति के लिए शक्ति की आराधना करनी पड़ी। तो बात आप सभी को समझनी होनी पड़ेगी कि आप कितने भी सक्षम हो, आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप कितने भी कुशल हो, आपको अपने आप को फाइनल गोल तक लेके जाने के लिए उसी शक्ति की आराधना करनी पड़ती है और करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि जो आप करना चाहेंगे अगर वो सफल हो, तो आपको मेहनत, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। There is no alternative to hard work, and I've seen it many times. You know, whenever I go to places, I get introduced, like here also, like a prodigy. They call me Google boy and names and different things. और आज मैंने सोचा कि खैर मैंने रोज की बातें मैं सुनता ही हूँ, आज मैंने सोचा कि नहीं, ये मंच है जहाँ पर मैं अपनी असली बात आप सभी को बताऊँ। मैं आज सोच रहा था बार बार, अब मैं खैर बड़ा भी हो गया हूँ इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। पहले तो बच्चा था आप सभी की तरह, लेकिन अब समझ में आने लग गया है कि बात ज़रा अलग है। ऐसा नहीं है। जब भी मुझे कोई कहता है कि नहीं प्रोडिजी है, गॉड गिफ्टेड है, तब ठीक है, चलो
सुननी तो पड़ती है, चलो बहुत अच्छा, थैंक यू सर, अप्रिशिएट ही करें, वैलिडेट ही करें, तो दिक्कत क्या है। लेकिन बात ये सही नहीं है पूरी तरीके से। मैं यहाँ से खड़े होके ये दावा कर सकता हूँ और बड़े आत्मविश्वास के साथ दावा कर सकता हूँ कि इस भीड़ में बैठे अनेकों बच्चे मुझसे बहुत अच्छे हैं, हर तरीके से। पता नहीं कोई किस चीज़ में अच्छा है। ऐसे बच्चे होंगे जो मानते नहीं, लेकिन आप देखिए, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर ही किसी रो में कोई बैठा होगा और वो आगे चल के कुछ बहुत बड़ा करेगा, मुझे विश्वास है। हम और हमारा आकलन अलग चीज़ों से बना होता है। हमारे सामने एक अलग इमेजरी होती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो ये सारे years, all of this time, I've been to various places, I've learned a lot, I've met new people, I've gained new experiences, I have learned, unlearned, and relearned a lot of things. It was needed. And in all these years, I felt that there's always a room in need for change, curiosity, and restructurization of your thoughts. It is evident that tomorrow can be better if you look at it in a not so similar manner. जब हम सीखना, लिखना, पढ़ना, देखना, खेलना, मेहनत करना बंद कर देते हैं, तब हमें हमारी जो ग्रोथ होती है स्टैग्नेट हो जाती है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी एनी पर्सन, देयर इज नो एक्सेप्शन टू इट, देयर इज नो लिटरली नो एक्सेप्शन टू इट। आई रिमाइंड यू, देयर इज नो विल हंटिंग टाइप ऑफ पर्सन इन द वर्ल्ड। ऐसा कोई आदमी है नहीं जो रात को सोचे और उसे लगे कि मतलब वो खाते खाते क्वांटम मैकेनिक्स के बारे के फील्ड्स को मैथमेटिकली इमेजिन कर पाए। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बिना सोचे, बिना सुने, बिना पढ़े लिखने लग जाए। ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो बिना ऑब्जर्वेशन के अच्छा एक्टर हो। ऐसा कोई डांसर नहीं आपने देखा जो बिना प्रैक्टिस के उतना अच्छा डांस करता हो एकदम, कि एकदम चलो आज सुबह उठे और क्या हुआ, बस नाचने लगे और माइकल जैक्सन खत्म सब दुनिया। ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। आप सोच लीजिए कि दिस नो पर्सन हु इज मोर गॉड गिफ्टेड देन यू, एंड दिस नो सच कॉन्सेप्ट which makes one person superior or inferior than any other human being. In these years of human civilization, one of the most difficult equality that people have tried to achieve is that all human beings are equal. And this sheer idea that somebody is superior in any being, in understanding, in anything, it's completely false. हाँ, लोगों की अलग अलग जगहों के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग संभावनाएं होती हैं। ये सत्य है कि आप किसी एक चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। ऐसा भी है कि मैं आपसे शायद किसी चीज़ में अच्छा हूँ। ऐसा भी है कि आप में से किसी चीज़ में बहुत अच्छे हैं। दिस नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जब वो मेहनत रुकती है, मेहनत अगर रुके नहीं तो आप कंटिन्यूसली इवॉल्व होते जाओगे और समय के साथ भी आप बने रहोगे। बड़े बड़े साम्राज्य हुए हैं इस कालखंड में, इस लगभग 4-5 हज़ार साल की ह्यूमन सिविलाइजेशन में। तो जब से हम थोड़े मेन स्ट्रीम हुए, हमारी स्पीशीज़, जब से हमने पूरा सेंटर स्ट्रीम संभाला, तब से बहुत लोग हुए, बहुत बड़े बड़े साम्राज्य हुए। सुमेर के अंदर शुरुआत में लिखते हैं कि कोई गिलगमेश नाम की चीज़ हुई, भली वो अगर उसे इफ यू कंसिडर इट एज फिक्शन, या भारत के अंदर देखिए तो ऐसी अलग अलग कहानियाँ मिलती हैं। कहानियों को परे भी रखें तो अन्यत्र ऐसे साम्राज्य मिलते हैं, लोग मिलते हैं, विचार मिलते हैं जिनका कभी समय पर बोलबाला था। लेकिन डिड दे पास द टेस्ट ऑफ टाइम? I mean, they're different houses, they're different people, they're different thoughts, which are still standing and they're holding their ground with a lot of strength, but not everyone. जब एक चीज, एक एंटिटी, एक पावर सोर्स डिसअटैच हो जाती है, तब तक चीजें गिरने लगती हैं। कविताओं के अंदर कहा गया है कि चित्तौड़ की अगर हम बात करेंगे,
आज ही सोच रहा था मैं कि ऐसा क्यों हुआ है, धीरे धीरे कैसी चीज़ें बदली कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। चित्तौड़ जहां पर बड़े बड़े वीरों की गाथाओं ने उसे तीर्थ का दर्जा दिया। कवियों ने उसे ऐसा माना कि वो जगह पूजने योग्य है। वो था चित्तौड़। और चित्तौड़ ऐसा क्यों था? क्यों? क्योंकि चित्तौड़ से एक ऐसी आवाज आई जो कि झुकी नहीं, जो कि अब सही गलत चीजें, देखिए वही चीज महत्वपूर्ण है जो नॉर्मल से परे हो। ये बात हर जगह जनरली फिट बैठ जाती है। और देखिए जब जब वही वीरता, अगर वो वीरता पुरुषार्थ उस वीरता का हाथ छोड़ देगा तो चीजें क्षीण हो जाएंगी और अंत में बस एक खोखला अहंकार बचता है, एक खोखला अहंकार। कभी दौर ऐसा था कि भारत के अंदर, खैर भारत में उतने राजा नहीं हुए जिन्होंने लड़ा हो आक्रांताओं से या सिस्टम को चेंज किया, लेकिन कुछ हुए हैं, कुछ बड़े एग्जाम्पल्स हैं। उनकी वजह से लोगों के जीवन में बदलाव आया, एक नई आशा आई। लेकिन जब वो पुरुषार्थ, आने वाली पीढ़ियां वो पुरुषार्थ करना बंद कर देंगी, तब जो राजपुताना वीरत्व के लिए जाना जाता था वो फिर बाद में ठाकुर के कुएं की तरह कहानी बन जाती है। ऐसा एग्जाम्पल हर जगह है, हर सिस्टम में, हर फैमिली में, हर घर में, हर कंपनी में, हर आइडियोलॉजी में। अगर जैसे किसी चीज का उदय होता है तो वो मेहनत से होता है, तो वो क्यूरियोसिटी से होता है, पैशन से होता है। और जब वो पैशन अगर किसी चीज से निकल गया तो ढांचा गिर जाएगा। अगर आपका घर है आज, उस घर के अंदर आप हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, उनके साथ आपका प्यार है, आपकी मेमोरीज हैं, और अगर वो प्यार मेमोरीज ढल जाएंगी तो वो घर नहीं रहेगा, वो बस ईंट का एक ढांचा भर रह जाएगा। आपकी खास फीलिंग्स नहीं होंगी उससे अटैच। मेरा घर तब तक मेरा है जब तक वो मेरा घर है, जब तक मेरे मन में उस घर के लिए कुछ फीलिंग्स है, कुछ आइडिया है, कुछ प्यार है, कुछ पैशन है। ऐसे ही आपकी स्किल्स, हर चीज। ये देखिए एक चीज मैंने धीरे धीरे समझी है कि जो जनरली जो धारणाएं होती हैं वो हर कॉन्टेक्स्ट में नहीं, लेकिन बहुत से कॉन्टेक्स्ट में बहुत हद तक सही होती है। क्यों? क्योंकि तभी वो धारणाएं बनी जब बहुत सारे लोगों ने उसको ऑब्जर्व करके, तभी आपके बड़े बूढ़े माने कि ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो अगर वो पैशन, अगर वो मेहनत, अगर वो आइडिया, लव, क्यूरियोसिटी, नॉवेल्टी अगर किसी चीज से हट जाए तो फिर वो उस शेप में नहीं रहेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी थोड़ी फुलफिलिंग हो, मैं भी कोशिश करता हूँ। देखिए जो मैं बोलता हूँ मैं 100% फॉलो नहीं कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे में बहुत कमियां हैं, हर किसी में है। मैं सोचता हूँ लेकिन मैं सारी चीज़ें अप्लाई नहीं कर पाता। बस है कि मैं इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश कर लेता हूँ एट मैक्स, या कोई बता दे तो थोड़ा डरने के बाद चलो कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी मम्मी से ऐसी बात कर रहा था, होती रहती घर में जैसे बात। मैंने कहा मम्मा मैं तो बड़ा हो गया, अब मेरे को करने दिया करो कुछ। फिर ऐसी कोई बात छोटी मोटी हुई होगी, मम्मी मुश्किल हो गई। खैर मेरी मम्मी ऐसी हैं, खैर खूब लड़ती हैं, है बहुत प्यारी, और ऐसे जो मुंह पे बोला होता बोल देती हैं, ज़्यादा सोचती नहीं है। फिर वो इमोशनल हो गई। मैंने देखा कि क्यों, मतलब बाद में सोचा, मतलब रिट्रोस्पेक्शन, वरना पहले तो मैं ही था ना जिनकी वजह से मतलब वो थोड़ा बुरा मानी, मैं ही लड़ रहा था उनसे खूब तेवर में आके। बाद में जब मैंने देखा तो पता चला कि जैसे जैसे थोड़े हम एंटाइटल्ड होते हैं, जैसे जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े नॉलेजेबल होते हैं, या थोड़े अमीर होते हैं, या किसी भी चीज़ में डेवलप हो जाते हैं, तो हम शायद थोड़े से इनसेंसिटिव, कृतज्ञ तरह के बन जाते हैं। हाँ, अगर आप कृतज्ञ नहीं बनने की कोशिश करोगे तभी आप सही रहोगे, वरना ये चीज़ें नेचुरली स्लिप इन कर जाती हैं। फिर से मैं प्रभु श्री राम का उदाहरण ही लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी के एक दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे कवि हैं, संदीप द्विवेदी जी उनका नाम है। मध्य प्रदेश के वे रहने वाले, हमारे घर भी आके कुछ दिन रहे, हमारा सौभाग्य था।
उनकी एक कविता है बहुत प्यारी, बहुत मीनिंगफुल कविता है कि बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। क्या कहा मैंने? आप सभी एक बार मेरे पीछे दोहराइएगा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। कविता शुरू होती है, कल मुकुट जिस पर साजना था, कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। आदेश भी था मानना, वचन भी था थामना। तब इस समय सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम रख सकोगे। तब इस समय सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी। प्रजा, सुनिए ना, देखिए, मैं भी, मेरे भी अपनी अपने इंटेलेक्चुअल मान्यताएं कहें, ह्यूब्रिस है। मैं भी कभी कभी मॉरल हाई ग्राउंड पे आ जाता हूँ। लोग आते हैं, लोग एंटाइटल्ड हो जाते हैं, सभी होते हैं। मैंने देखा है लोगों को होते हुए, लोगों ने मुझे देखा है होते हुए, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया है इसके बारे में। तो आगे है कि प्रजा तो बस राम की थी, प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जब रही थी। वचन ही था तोड़ देता, वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। वो छीन रहा एक क्षण में सब कुछ, एक क्षण में, एक क्षण में सब, राजपाट, महल, आराम, जय जयकार, सब वो छीन रहा एक क्षण में सब कुछ। सोचो एक क्षण क्या करोगे, तो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। कविता लंबी है, मेरी या आप सभी से आशा है कि आप भी घर जाके इसको पढ़िएगा। अच्छी कविता है और थोड़ा आपके ज़िम्मे भी काम हो जाए, तभी इस कविता को न्याय मिलेगा जब आप इसको खुद सुनेंगे, खुद समझेंगे। देखिए, भारत भूमि ऐसी है जहाँ पर उच्चतम से उच्चतम उदाहरण है। आज ये है कि हम उन उदाहरणों से तो परे, मैं, आप, हम सभी जनरली एक बड़े लेंस से देखें तो हम खैर उनके साथ जस्टिस या न्याय तो कतई नहीं कर रहे, बल्कि काम तो उल्टा ही चल रहा है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम आसपास देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो ये बड़ी बात है कि आप उस देश में हैं जहाँ के कल्चर ने आपको बड़े आदर्श दिए हैं, बहुत बड़ी बात है। आदर्श सपने इस भूमि के बड़े हैं। जब 1947 में देश आजाद हुआ, तब ये देश विश्व पटल पर ज्यादा ताकतवर नहीं था। तब ये देश ऐसा नहीं था कि सभी लोग इसकी मानेंगे। तब यहाँ के लोग इतने शिक्षित नहीं थे, तब यहाँ के लोग इतने सुंदर नहीं थे, तब यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। तब भी उस कालखंड के अंदर भी जो भारत के फाउंडिंग फादर्स ने इस देश के लिए सपने रखे, आदर्श रखे, मूल्य रखे, वो वाकई काबिल तारीफ थे। आज के जो भी लोग उनकी जगह पर हैं, आज जो उनके पास इतने बड़े सपने नहीं हैं। भले ही आज हम पहले से ताकतवर हों, भले ही आज हम पहले से शिक्षित हों, भले ही आज हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हों, ये बात सत्य है। और कुछ ऐसा ही मुझे लगता है कि जेनरेशन्स के साथ चेंज आया है। जो एफर्ट्स, जो मेहनत, जो बलिदान शायद मेरे पिछली पीढ़ियों ने दिए, वो मैंने नहीं दिए हैं, और ना ही मैं उन बलिदानों के बारे में सोच पाऊंगा। और मेरे से आशा रखना कि मैं वैसा ही चीज़ रिपीट करूं, वो भी गलत है, क्योंकि समय बदल गया है। लेकिन एक चीज़ तो है, अगर मैं परिवर्तन या चीज़ों को स्टेडफास्ट तरीके से भी रखना चाहूँ तो मुझे मेहनत करनी होगी। देखिए, दिक्कत आती तब है जब हम मेहनत छोड़ देते किसी भी चीज़ की, या जब हम मेहनत छोड़ देते हैं, या हम अपना पैशन छोड़ देते हैं, तब हम सोललेस हो जाते हैं। आपने कभी सोचा हो, देखा होगा, आप थोड़े दिन काम करना बंद कर दो, आप थोड़े दिन अपने दोस्तों से बात करना बंद कर दो, आप थोड़े दिन कुछ भी करना बंद कर दीजिए, घर में बैठिए, फ़ोन चलाइए, सोचते रहिए, कुछ भी करिए, बस कुछ मत करिए। फिर देखिएगा आपकी जो दिमागी हालत होगी, मेरे साथ हुई है, मैंने खूब
मैंने खूब टाइम पास किया, खूब मैं करता ही हूँ, खैर आप भी करता हूँ ऐसे, क्या करूँ। लेकिन ऐसे भी पैचेस ऑफ टाइम आते हैं जब आप अपने आप को एक ऐसे कंडीशन में लेके जाते हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है। और ये बात, क्योंकि आप मेरे सभी भाई बहन हैं, मेरे से कुछ छोटे हैं, कुछ मेरे हम उम्र हैं, तो मैं आप सभी को कहूँगा कि आप ये बात समझिए, आप एक अलग दृष्टिकोण से अपने आप को देखिए। आज मेरी खैर खूब बातचीत हुई सर से, विनोद सर से, मैम से और बहुत सारे अलग अलग लोगों से, अलग अलग चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने को इसलिए मिला क्योंकि एक नया पर्सपेक्टिव था। अगर एक नया पर्सपेक्टिव होता ही नहीं तो सीखने को क्या मिलता। अगर वही चीज़ जो मुझे पता है मैं रियफर्म हो जाए वो, तो मैंने क्या गेन किया। और अगर आपको जो अच्छा लगता है, जो चीज़ आपको पसंद है, अगर बार 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 आपके पास, आपके सामने वही आए, आपकी जो बिलीव्स हैं वो रिकन्फर्म हो, एक अलग पर्सपेक्टिव मिले ही ना, फिर क्या आपने कुछ सीखा? बताइए देवी जी, बताइए, आप बता दीजिए, या भैया जी आप बता दीजिए, आपने कुछ सीखा? हाँ या ना? क्या हाँ या ना? चलिए खैर वो भी खैर सीखा ना सीखा ये भी खैर आपके ऊपर ही मैं छोड़ देता हूँ, क्या आपने सीखा क्या आपने नहीं। लेकिन आपको अपने प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ्स चेंज करने पड़ते हैं धीरे धीरे समय के साथ। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हैं। देखिए, पुरानी मान्यताएं सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती हैं। जो बिलीफ आपके नहीं है, क्योंकि ये सारे बिलीफ तो आपके नहीं है ना, आपने ये पूरी सोसाइटी जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। सारी चीज़ें आप सोच भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ना ही आपके पास उतनी समझ है, ना ही आपके पास उतना समय है, ना ही आपका इंटरेस्ट है। अब आपको खाना प्लेट में मिलता है तो आप उसको खाते ही हैं। अब आप बाजरा या गेहूं उगाने नहीं जा रहे, जैसे बहुत सारे बिलीफ्स आपको प्लेटर पे थामे जाते हैं, दिए जाते हैं। लेकिन सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं होती। मेरे लिए सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, क्या है? सारी चीज़ें तो अच्छी नहीं होती ना, सारी चीज़ें बुरी होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। बात सही है ना? बताइए भाई, सही बात है। सारी चीज़ें बुरी नहीं होती, क्या होती हैं? सारी चीज़ें बुरी होती हैं क्या? नहीं होती ना, सारी चीज़ें अच्छी होती। हाँ, कुछ बिलीव्स हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ नहीं। तो जो बिलीव्स आपके लिए एलियन है, जो आपके नहीं है, मतलब जो आपके लिए सच में नहीं है, वो भी हजारों बिलीव्स आपके सामने आते जा रहे हैं। उन सबको एब्जॉर्ब मत कर, थोड़ा सोचो, थोड़ा देखो। क्यों? क्योंकि आज आप ऐसे संस्थान में हैं कि सारी चीज़ें आप डायरेक्टली अवॉइड मत करो। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए एलियन होगी, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सही नहीं होगी। आपको एक इंट्रोस्पेक्शन तो करना पड़ेगा। प्लीज़ थोड़ी देर, मैं बस आपको 5 मिनट हो और अपना ज्ञान आपको देता हूँ, थोड़ी अपने अंदर की बात बाहर निकाल दो। आप 5 मिनट आप मुझे दीजिए। तो बात इतनी है कि आप किसी के हाथों का खिलौना मत बनिए। आप प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स का खिलौना मत बनिए। जो कोई चीज़ आपको दिख रही है आप उसको मानिए मत। आप किसी की मत मानिए, ना आप अपने टीचर्स की मानिए, ना अपने पेरेंट्स की मानिए, किसी की मत मानिए। आप देखिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा तो कोशिश कीजिए। जो से कम बड़े हैं वो तो कीजिएगा। आपको फिर पता चलेगा कि क्या बातें सही हैं, क्या बातें गलत है। फिर आपको पता चलेगा कि जो एक चैनल से बातें आ रही हैं वो गलत भी हैं, और एक चैनल से अधिकतर जो बातें आ रही हैं वो सही भी है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो मैं अपने पापा जी के साथ वॉक करता हूँ रात को आजकल, क्योंकि मेरा 12th अभी हुई है और अभी मेरे को कॉलेज जाना है सितंबर अक्टूबर में, तो मेरे पास काफ़ी टाइम है बीच में। तो मैं डेली, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे गमले हैं, मेरे पापा जी को शौक है, बहुत सारे गमले लगा रखे हैं, 100-200 के आसपास पेड़ हैं, बहुत गमले हैं। ये खैर ये उन घर में बस उनको ये शौक है सबसे ज़्यादा, तो उसमें पानी देना होता है, 1-2 घंटा लग जाता है। बाद में फिर हम वॉक करने जाते हैं 1-2 घंटा, काफ़ी सारी बातें होती हैं हर चीज़ के बारे में। तो मेरे पापा जी ने मुझे चीज़ बताई, एक कविता बनाई, मेरे को बहुत अच्छी लगी। सोचा कि आपको भी सुना दूँ, क्या पता आपको भी अच्छी लगे। कविता है कि वह खिलौना मैं नहीं हूँ। ये बात आप समझिएगा, ये भी मुझे भी खैर पूरी याद भी नहीं है, क्योंकि आज ही मैंने आते आते रास्ते में थोड़ी थोड़ी देखी, अभी बीच बीच में भी देख रहा था। आंधियों के साथ जन्मा हूँ, आंधियों के साथ जन्मा हूँ, उन्हीं से खेलता हूँ, बिजलियों से प्यार करता हूँ, नतीजा झेलता हूँ। यह तुम्हारा भाग्य है कि आज तुमसे आ मिला हूँ,
यह तुम्हारा भाग्य है कि आज तुमसे आ मिला हूं, जो कि मंजिल से चला हो वह अनोखा काफिला हूं। यह जता देना तुम्हें मैं चाहता हूं विश्व वालों, जब कहो तब मुस्कुराऊं, वह खिलौना मैं नहीं। आगे बहुत अच्छी कविता, थोड़ा रुकिए, थोड़ा तालियों को बताइए, सुनिए। मंदिरों की कैद में रहता नहीं भगवान मेरा, मंदिरों की कैद में रहता नहीं भगवान मेरा, आगमन के सूर्य पर निर्भर नहीं मेरा आगमन के सूर्य पर निर्भर नहीं मेरा सवेरा। मैं तिमिर के अंकुरों को रोशनी से सींचता हूँ और धरती को सदा नभ की दिशा में खींचता हूँ। मैं ये तुम्हें बता देना चाहता हूँ विश्व वालों, जो दुकानों को सजाए वह खिलौना मैं नहीं। इसके बाद बहुत अच्छी कविता है। इसके बाद आगे है कि हर सुमन के फूल से सुमन बोलते हैं, हर सुमन के फूल से मेरी दोस्ती बनी है, हर लालची पतझड़ से मेरी पुरानी दुश्मनी है। चुप रहूं संसार की आंखें न खोलूं यह न होगा, तोड़ दो तुम जिंदगी कुछ भी न बोलूं यह न होगा। यह बता देना तुम्हें मैं चाहता हूँ विश्व वालों, जो घृणा को उड़ लगाए वह खिलौना मैं नहीं हूँ। देखिए ये बात मेरे मन की है, क्योंकि आप आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे जाएंगे। आप ऐसी जगह पढ़ते हैं जाकर आपके पास प्रेरित है, आप सभी के बाद आप ध्यान में रखिएगा। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो आप जब भी आप इंस्ट्रूमेंट्स और पावर आपके पास हो तब आप फॉर्डर मत बनिएगा। आप किसी हायर पावर के लिए जो आप उनके लिए फॉर्डर मत बनिएगा। ये जो लास्ट लाइन थी ना, ये बस उसी बात को दर्शाती है। इसमें मेरा आपका डायरेक्ट भला नहीं, इसमें हम सबका भला है। अगर हम अपने आप को यूज होने दें या हम अपने आप को हायर पावर के लिए फॉर्डर बनने दें, तब हम जनहित के लिए, हम सभी के लिए, मेरे आपके परिवार के लिए, हमारे माता पिताओं के लिए, अपने आने वाली आगे जनरेशन्स के लिए उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना सुना। और ये आनंदराम जमूरिया स्कूल और यहाँ के मैनेजमेंट लोग, प्रिंसिपल मैम सर, विनोद सर, जितने भी लोग हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिला। यू आर ग्रेट पीपल, थैंक यू वेरी मच।